मुझे शीघ्र ही दिल्ली पहुंचना था। भैया के पास कुछ खास वक्त नहीं गुजार पाया। स्टेशन पहुंचकर मुझे लगा कि शिवी को फोन कर लेना चाहिए। शिवी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर कल से उसे 2-3 कॉल से ज्यादा किया भी तो नहीं था, पर कितनी चिंतित होगी। मैं पीसीओ की ओर बढ़ा। फोन पर शिवी ने जो कुछ बताया उस पर पल भर के लिए मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मैं खुशी से हांफते हुए चिल्लाया, शिवी, क्या तुम सच बोल रही हो? जी। शिवी ने मुझे फोन पर बताया कि संजय हमारे घर आ गए हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, संजय को घर पर ही रोक कर रखना। मैंने जैसे तैसे रिसीवर रखा, मीटर पर फोन का बिल देखा, उसमें 2 रुपए अंकित था। मैंने हड़बड़ी में जेब से 5 का सिक्का निकाला, दुकानदार को थमाया और आगे बढ़ गया। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कितनी दूर है। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पागल था। जैसे तैसे शाम ढलते ढलते मैं घर पहुंच गया। मुझे घर पर जनरेटर की आवाज सुनाई पड़ी। ओह, ये लाइट भी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया। अगले पल मेरी उंगलियां लाइट बोर्ड पर थी। अंदर डोरबेल चिल्ला उठी। कुछ ही पलों में शिवी मेरे सामने थी। नजरें टकराई तो मेरे दिल पर सलाब फट पड़ा। वो मुस्कुरा रही थी। अब दरवाजा भी खुलेगा या यूं ही शर्माती रहोगी? मैंने हंसकर कहा। वो हाँ। जैसे उसे एकाएक याद आ गया हो, वो हंस पड़ी। दरवाजा खुलते ही मैंने उसे अपनी बाहों में झपट लिया। संजू कहाँ है? सहसा मुझे याद आया। गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं। लिख रहा है? मैंने हैरानी से शिवी की ओर देखा। तभी अचानक मुझे याद आया कि वो क्या लिख रहा होगा। डायरी लिखने की उसे बचपन से ही आदत थी। मैं लंबे कदमों से लांघता हुआ गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर कदम रखा तो एकाएक मेरी जान निकल गई। एक दुबला पतला इंसान मेरी निगाहों के सामने बैठा हुआ था। मैं हैरान हो उठा। क्या वो सचमुच संजय ही है? मैं चंद क्षणों तक एकटक उसकी ओर देखता रहा। संजू? फिर अचानक मैंने आवाज दी तो वो मुड़कर मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझे जानता ही ना हो। मुझे लगा कि डायरी लिखते लिखते वो अपने ख्यालों में डूब गया होगा, लेकिन देर तक जब वो अपनी धसी धसी निगाहों से मेरी ओर बस ताकता रहा तो मुझे भूलना पड़ा। यार संजू, मैं हूं तुम्हारा दोस्त राज। राज हूं मैं। आओ राज। उसके सूखे हुए होठों पर फीकी सी मुस्कान दौड़ पड़ी। मैं पहचानता हूं यार, तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। उस समय उसका यह व्यवहार मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मैं सारे रास्ते सोचता आया था, जब इतने दिनों बाद मिलेंगे तो कॉलेज के जमाने की तरह वो झपट कर मुझसे लिपट जाएगा, पीठ पर तेजी से थपथपाएगा और फिर इतने दिनों से खबर न लेने के लिए शिकवा शिकायत करेगा, नाराज होने का अभिनय करेगा। लेकिन उसने किया क्या? ठीक से बोला भी तो नहीं। उस वक्त मैं अपने सारे सपने समेटकर वहीं दरवाजे पर दफन कर दिया और अपने गले में फंसी टाई को ढीली करते हुए आगे बढ़ गया। मैं जैसे ही उसके इतना करीब पहुंचा कि वो मुझे छू पाता, वो तीव्रता से उठा और छलांग लगाकर मेरे बदन से लिपट गया। उसके मुंह से अचानक एक जोरदार चीख निकली और आंखें पे पानी उड़ेलना उसने शुरू कर दिया। ये सब कैसे हो गया संजू? कहते हुए मेरा भी गला रूंध गया। मेरे रुआसे स्वर सुने तो वो अपनी बाहों में मुझे और भी कस लिया और चिंघाड़ कर रो पड़ा। कहने लगा, मुझ पर सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया राज, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे बचा लो राज, प्लीज बचा लो मुझे। संजय, मेरी बाहों का कसाव बढ़ता चला गया। मैं बचाऊंगा यार, तुम्हें मैं बचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ देर की सांत्वना के बाद वो मुझसे अलग हो गया। बैठो संजय। उसका कंधा पकड़कर मैंने उसे सोफे पर बिठा दिया। उसकी दाहिनी हथेली चेहरे के सामने मुड़ी हुई थी। मैं उसकी आंखों को देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखें शायद आंसुओं को अब भी नहीं थाम पा रही थी। संजय, मैं तड़प उठा। धैर्य रखो, जिंदगी के एक बार उजड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। राज, तुम सही कहा करते थे कि जिंदगी को गंभीरता से लो, अंधे बनकर आधुनिकता के पीछे मत भागो, वरना एक दिन यही जिंदगी तुम्हें तबाह कर देगी। देखो ना राज, मेरी जिंदगी ने मुझे सचमुच तबाह कर दिया। मैं खामोश रहा। पंखुड़ी को कितनी बेरहमी से मारा गया है और मैं जानता हूं ये कत्ल किसने किया है, मगर फिर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हद यह है कि कत्ल के चंद दिनों में ही पीड़ित गुनहगार बना बैठा है और गुनहगार पीड़ित। संजय, तुम सचमुच जानते हो कि पंखुड़ी को किसने मारा है? महाराज, मैं जानता हूं। किसने? मैं अचानक उत्तेजित हो उठा। बताओ संजय, किसने मारा है? इकबाल अंसारी। लंबी सांस भरते हुए उसने देखा मेरी तरफ। हाँ राज, उसी ने मारा है पंखुड़ी को। वही है हत्यारा, वही है इकबाल अंसारी। उसका नाम सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। अंसारी के लिए काम करने वाला उस वृद्ध का वो वाक्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगा।
महानुभाव, मैं समझता हूं साहब से मिलना संजय साहब के लिए और परेशानी खड़ा करने जैसा होगा। हाँ, यही तो कहा था उसने। उस वक्त मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने उस जालिम की सूरत क्यों नहीं देखी? संजय, मैंने उसे पुकारा। तुम कैसे कह सकते हो कि पंखुड़ी का कातिल वही है? कुछ पलों तक संजय मेरी ओर एकटक देखता रहा। उसके चेहरे के भाव तीव्रता से बदल रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, उस दिन अंसारी खुद गया था मेरे पास। वो कहने लगा कि वो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है, चलकर उठा लाओ उसे वरना। अच्छा, तो तुम गए? नहीं, मैं उस समय नहीं गया। उसने शाम को बुलाया था। जब तुम पंखुड़ी के पास पहुंचे थे तो क्या हुआ? उस वक्त तक वो मर चुकी थी, मेरे ही बेडरूम में। उस वक्त खुशबू कहां थी? पता नहीं, शायद ऑफिस में थी। मैं इससे पहले अपनी बेटी को एकाएक उठाकर उसकी लाश पर अपने आंसू बहा पाता, उसी वक्त एकाएक वहां पुलिस आ गई। फिर जो घटनाक्रम उसने बताया, उससे मैं इकबाल अंसारी की साजिश समझ गया। शिवी, मैंने पुकारा। आ रही हूँ। अंदर से आवाज आई। अगले पल हाथ में चाय की प्लेट थामे शिवी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कुछ कहा नहीं, मगर चाय की ही तो मुझे तमन्ना थी। ओह शिवी, शिवी। एक सांस में मैं उसके नाम को कई बार दोहरा गया। मुझे उस पर बहुत प्यार आया था। संजय, चाय। मैंने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। वो चौंक कर देखा मेरी ओर। पलक उठते ही पानी की चंद बूंदें फर्श पर टपक पड़ी। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। उसने चाय थाम ली। नमकीन और बिस्कुट की प्लेट मैंने उसकी ओर सरका दी। प्लेट पर रखे हुए दूसरे कप को शिवी ने मेरी ओर बढ़ा दिया। तुम्हारी चाय? प्रश्नपूर्वक निगाहों से मैंने देखा उसकी ओर। मेरा कप अंदर किचन में है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि वो मेरे पास बैठकर चाय पिए, मगर शायद संजय की वजह से उसके अंदर कुछ हिचक थी। देर तक हम चाय पीते रहे। हमारे बीच कोई संवाद नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी, खामोशी और खामोशी। संजय, मैंने काफी देर बाद उसे पुकारा। अब आगे का क्या प्लान है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचाऊं खुद को? पुलिस मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ी हुई है। मेरे पास अब और क्षमता नहीं बची है भागने के लिए। मेरे यार, मेरी जुबान रो पड़ी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही कहीं जाने की जरूरत है। तुम यहीं रुको मेरे घर पर। अब मैं दौड़ूंगा, जो करना होगा मैं करूंगा। मैं कानून से तुम्हारे लिए खुद लड़ूंगा। मेरा इतना सा आश्वासन सुनते ही वो भावुक हो उठा। मेरे हाथों को अपनी हथेली में भरते हुए बोला, राज, आज भी तुम वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले, इतना दौलतमंद होते हुए भी। संजय, भरी भरी आंखों से मैंने कहा, दौलत इंसान को नहीं बदलती, सिर्फ रहने के ढंग को बदल देती है। वो मेरी ओर देखने लगा। राज, मैं कभी कभी सोचता हूं, कौन हो तुम? इंसान, गुरु या खुद भगवान? क्या कहूं तुम्हें, मैं सचमुच बहुत नसीब वाला हूं। काश हर किसी को तुम्हारे जैसा दोस्त मिले। उसकी उस वक्त की बातों पर मुझे रोना आ रहा था। मेरे जरा से आश्वासन पर उसने अपने सर पर कितने बड़े एहसान का पुलिंदा रख लिया था। संजय, मैं कानून से लड़ सकूं, इसके लिए मुझे पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानने की जरूरत है। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? वो पल भर लिए खाली खाली आंखों से मेरी ओर देखता रहा। उसकी आंखें अब भी गीली थी। कांपते होठों से बोला, राज, मेरे होठों में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं तुम्हारे सामने उन भयानक पलों को दोबारा कह सकूं। तो प्रश्न सूचक निगाहों से मैंने उसकी ओर देखा तो उसने मेरी ओर अपनी डायरी बढ़ा दी। बोला, हो सकता है कुछ परिस्थितियों के दबाव में आकर मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल जाऊं, मगर ये डायरी मेरी जिंदगी की घटनाओं का संग्रह है। ये झूठ नहीं बोलेगी, इसे पढ़ लो। संजय, मैं चौंक पड़ा। ये तुम्हारी जिंदगी के व्यक्तिगत और सार्वजनिक घटनाओं का पुलिंदा है, इसे मैं कैसे पढ़ सकता हूं? राज, आज तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई है, जो तुम आज ऐसा कह रहे हो। उसने भरी भरी नजरों से मेरी ओर देखा। तुम इसे पढ़ सकते हो। मैंने अपनी कांपती उंगलियों से डायरी थाम ली। बातों ही बातों में घंटों गुजर गए थे। उस दौरान शिवी एक बार भी बाहर नहीं आई। मैं बेचैन हो उठा। 1 मिनट, मैंने संजय से क्षमा मांगी और अंदर चला गया। शिवी, आंगन पहुंचकर मैंने आवाज दी, जी आती हूँ। एक रुआंसा स्वर मेरे कानों को छुआ तो मैं कांप उठा। मैं उसके रोने के कारण को समझ पाता उससे पहले वो आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। लाल आंखें, मुरझाया चेहरा, भीगी भीगी पलकें। शायद वो अभी अभी रोकर आई थी। तुम रो रही थी? मैंने पूछा तो वो एकदम से आकर मेरे बदन से चिपक गई।
किसी अनहोनी की आशंका पर मेरा बदन थर्रा उठा। शिवी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने पूछा। आप ऐसा मत कहिए। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे जिंदगी में आए हैं। मैं उसे खुद से अलग करने की कोशिश की और वो और मजबूती से मुझे जकड़ रही थी। रोते हुए बोली, क्या इन सब में मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपके आंसुओं को अपनी आंखों में भर लूं? वो सिसक उठी। राज, मैं आपके आंसुओं को नहीं देख पाती, ये आप जानते हैं ना? हाँ शिवी, जानता हूं। मैं उसके रोने के कारण को समझ गया। वो दुखी थी संजय के हालात पर, मगर शायद उससे भी ज्यादा मेरी बेबसी पर। वो क्यों इतनी अच्छी है? मैंने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया। मेरी बाहों का कसाव बढ़ा तो वो कसमसा उठी। ये कोई नया मौका नहीं था मेरे लिए। इसके पहले भी किसी बात को लेकर यदि मेरी आंखों में पानी की एक बूंद भी आती तो शिवी की आंखें बरस पड़ती।